students, I hope you are doing well. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk और अब हम चैप्टर नंबर 7 की समरी को देखते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, सो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिए स्टूडेंट, रिडक्शन इसका रिवर्स होता है। जहां ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पे रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जहां ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। एंड अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन की एग्जांपल अगर ऑक्सीजन एंटर या लूज हो रही हो। बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हमारे नेचुरल फिनोमेना है CH4 की बर्निंग। जब भी CH4 यानी नेचुरल गैस की बर्निंग होती है तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारी इक्वेशन बनेगी CH4 + O2 विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप देखिए इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड पे कार्बन के साथ एक्चुअली ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब कार्बन में हो रही है ऑक्सीजन गेन, तो कार्बन की हो रही होगी ऑक्सीडेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है सोडियम मेटल्स जिसके आखिरी शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकता है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेगा तो हम कहेंगे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन कहलाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम कहेंगे ये प्रोसेस रिडक्शन का प्रोसेस कहलाएगा। आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वो रूल्स कि जिसके जरिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। याद रखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ चार्जेस एन एटम विल हैव इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। यानी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक एटम के पास जो चार्जेस होंगे उसी चार्जेस को हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आपने याद रखना है कि वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो उसको ऑक्सीडेशन बुलाएंगे, और वो एलिमेंट कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा हो उसको हम रिडक्शन बुलाएंगे। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से रूल हैं कि जिनके जरिए हम किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। सो सबसे पहला रूल ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसी भी अनकंबाइंड एलिमेंट का या अपनी फ्री एलिमेंट का 0 होगा। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिंपल आयन है तो जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। थर्ड रूल को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपके पास हो तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टोटल सम वो उस चार्ज के इक्वल होगा जो कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है। आइए स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल को देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एटम का आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स में और वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसके एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को सम कर देंगे और 0 के इक्वल करेंगे। फिफ्थ रूल को अगर आप देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का तमाम कंपाउंड में +1 होगा सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो एक्सेप्शन है मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स एक्चुअली सोडियम हाइड्राइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्राइड हो सकता है, यानी किसी भी मेटल का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन मेटल हाइड्राइड कहलाएगा। सो याद रखिए, तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के, मेटल हाइड्राइड में -1। रूल नंबर 6 को देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तमाम कंपाउंड में -2 होगा। यहां पर भी 2 कंडीशन है सिवाय पर ऑक्साइड्स के, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड OF2 के। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स अगर आपके पास हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का +2, इसी तरह ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का +3, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स का -1
हाइड्रोजन का तो मैंने आपको बता दिया +1 सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के, मेटल हाइड्राइड्स में -1, और ऑक्सीजन का तमाम कंपाउंड्स में -2 सिवाय परऑक्साइड्स एंड OF2 के। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। आपने याद रखना है कि हर वो रिएक्टेंट कि जिसका एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि एक ऐसा रिएक्टेंट जिसका एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यानी उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड बनता है सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से। सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसकी होती है रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो होपफुली आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। जब आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये ज़हन में रखना है कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। ऑक्सीडेशन का पता लगाने के लिए आप वही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आप देखेंगे कि कहीं पर अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। उस तरीके से आप पिक कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। याद रखें, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बुलाएंगे। यहाँ पे रिडॉक्स रिडक्शन से आया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन से आया है, और यही रिएक्शन यूज होते हैं डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मेथड पढ़ते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक और है, उसमें से हमें आयरन को अलग करना है, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करेंगे। आयरन ऑक्साइड को हम ले जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे यूज होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा आयरन के अंदर, क्योंकि हमारी आयरन ऑक्साइड में से काम वाली मेटल जो कि यूज होती है वो आयरन है। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास एल्यूमिनियम, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। हमेशा याद रखें, वो डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ऐसे डिवाइसेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहलाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की दो टाइप्स हैं। वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड द अदर वन इज गैल्वानिक सेल्स। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और जिसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। अगर हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल की, तो ये एक ऐसी टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट्स को जानना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अगर वो मोल्टन स्टेट में हो या पानी में डिसॉल्व हुए हुए हों, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या उसको पिघलाने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयंस आर गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा, या उसको पिघला लें तब भी वो आयंस में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाएगा। इसलिए हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट की फर्दर एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल हैं। सो हम कह सकते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेसिस हैं, क्योंकि वो आयनाइज होते हैं तो ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स को देखें तो यूरिया, ग्लूकोज, बेंजीन्स ये वाटर में डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन आयोनाइज नहीं होते। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी और केमिकल रिएक्शन होगा, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड कहेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा।
लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसको कैथोड कहेंगे। याद रखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट भी यूज होता है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में यूज होता है। डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेस क्या है, यानी आपको एक्चुअली क्या चीज सेपरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल को सेपरेट करना हो तो आप सोडियम क्लोराइड को पहले फ्यूज स्टेट में ले जाएं, यानी इसको पिघला दें और इसको सेल के वेसल में एंटर कर दें। अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बुलाते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में सोडियम आयन यानी कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पे होगी रिडक्शन। एनायंस मूव करेंगे एनोड की तरफ, वहां पे होगी ऑक्सीडेशन। सो इन्हीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से आपको सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिलेगी। सो आपके जहन में जो क्वेश्चन था कि हमें क्या फ़ायदा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करना, तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके जो हमें केमिकल रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में हमें क्लोरीन गैस भी मिली और सोडियम मेटल भी मिली जिसको हमने सोडियम क्लोराइड से अलग कर लिया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के यूज़ की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, जिससे आप सब फैमिलियर हैं, जब भी इसको सोडियम मेटल को सेपरेट करना हो तो हम इसका यूज करते हैं और ऐसे सेल्स को डाउन सेल्स बुलाते हैं। याद रखिए, जहां पे डाउन सेल में सोडियम मेटल आपका मेन प्रोडक्ट है वहां पे यहाँ पे क्लोरीन गैस भी बन रही होती है जिसको हम बाई प्रोडक्ट्स कहेंगे। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की अगर हम सेकंड यूज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होती है, और ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हो उसको हम नेल्सन सेल्स कहेंगे। इस सेल में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती हैं जिनको वंस अगेन हम बाई प्रोडक्ट कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का थर्ड यूज अगर हम देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कमर्शियल स्केल पर एल्यूमिनियम मेटल भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से ही बनाई जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूज, कॉपर मेटल को प्योर बनाने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का यूज होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रिएक्टिव मेटल पर किसी लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर को डिपॉजिट करने का मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे स्पून के ऊपर हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को करते हैं, इसका मतलब स्पून आपका देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको क्रोजन से भी बचाया जाएगा। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एनोडाइज एल्यूमिनियम भी बनाया जाता है जो कि डाइज यानी कलर को एब्जॉर्ब करती है और जिससे किसी भी मेटल की सरफेस पर डिफरेंट कलर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ विच इज गैल्वानिक, जिसको हम डैनियल सेल्स भी बुलाते हैं। याद रखें, एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा यानी खुद ब खुद होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ऐसे सेल्स को हम गैल्वानिक या डैनियल सेल्स कहते हैं। और इस सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं। लेफ्ट हाफ सेल में जिंक रॉड होती है जो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई होगी और राइट साइड में कॉपर बार होगी जो कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हुई होगी। अब जिंक कॉपर के मुकाबले में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फ्लो करेंगे थ्रू वायर और कॉपर वाली रॉड की तरफ जाएंगे। अब क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, सो आप समझ गए होंगे कि ये सेल कैसे एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे दो सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज होता है और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करना हो तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। सो हम कह सकते हैं अ बैटरी इज अ गैल्वानिक सेल और ग्रुप ऑफ गैल्वानिक सेल्स ज्वाइंड इन सीरीज। बैटरी की एग्जांपल में ड्राई सेल्स, स्टोरेज सेल्स, मरकरी बैटरी शामिल हैं। अगर हम ड्राई सेल्स की बात करें तो ये हमारे जनरली यूज होने वाले सेल्स हैं जो कि लाइट्स को, टॉयज को और छोटे छोटे अप्लायंसेस को फ्लैश करने के लिए यानी चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तीन बातें आपको जहन में बिठानी है कि ड्राई सेल में एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा।
तो सबसे पहले हम एनोड को अगर देखें तो जिंक मेटल ड्राई सेल्स में एनोड का काम करेगी। कैथोड यहाँ पे इनर्ट ग्रेफाइट होगा जो कि मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के कांटेक्ट में होगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मॉइस्ट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करके केमिकल रिएक्शंस जनरेट करेंगी, जिसके नतीजे में हमने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल हम देखेंगे फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड, फिर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को देखेंगे और आखिर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड क्रोमियम को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड, तो ये वही सारा प्रोसेस है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के जरिए हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और केमिकल रिएक्शन हुआ कि जिसके नतीजे में सोडियम मेटल अलग हुई और क्लोरीन गैस अलग हो गई। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें फ्रॉम ब्राइन, तो ब्राइन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट में डिसॉल्व हुआ होता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी हम इसको नेल्सन सेल में लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में सोडियम आयन मूव नहीं होते रिडक्शन करने के लिए, क्योंकि सोडियम आयन ज़्यादा रिएक्टिव हैं। क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है तो वाटर अपने आप को रिड्यूस करेगा और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। अगर हम बात करें एनोड की, जहां पे होगी ऑक्सीडेशन, तो वहां पर तो सिंपली क्लोराइड आयन मूव करेंगे, यानी एन आयन मूव करेंगे एनोड की तरफ, अपने आप को रिड्यूस करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको क्लोरीन गैस मिल रही है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। साथ साथ सोडियम आयन और जो वाटर की रिडक्शन में हाइड्रोक्सिल आयन बने वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि NaOH एक्चुअली बनेगा कैसे। यही सोडियम आयन और यही हाइड्रोक्सिल आयन आपस में हो जाएंगे कंबाइन और आपको दे देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का मतलब ये है कि आपको कॉपर को प्योर करना है। तो याद रखिए कि ऐसे प्रोसेस में प्योर कॉपर को हमने बनाना होता है कैथोड, और वो कॉपर जिसको आपने प्योर बनाना होता है यानी इम्प्योर कॉपर, उसको आप बना देंगे एनोड। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा तो इंप्योरिटीज के ऊपर तो क्योंकि चार्ज नहीं होता, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी सेल्स के नीचे बॉटम पे बैठ जाएंगे और कॉपर आयंस बन के कॉपर कैथोड की तरफ मूव होंगे और वहां पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे। इस तरीके से आप कॉपर को इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड यानी प्योर बना सकते हैं। लास्टली हम इलेक्ट्रोलाइटिक इंडस्ट्री में देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, टिन एंड क्रोमियम। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल की लेयर पे डिपॉजिट करना होता है, और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि किसी भी मेटल को करोजन से यानी जंग लगने से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टील की प्लेटिंग करते हैं जिंक से। वो मेटल जिस पे आपको किसी दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना हो उसको हम बनाएंगे कैथोड, और जिस मेटल को हमने डिपॉजिट कराना हो उसको हम बनाएंगे एनोड। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में आपका स्टील कैथोड बन जाएगा, और क्योंकि हमने जिंक को वहां पर डिपॉजिट करना है तो जिंक बन जाएगा एनोड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन की, तो हमें टिन को बनाना होगा एनोड, क्योंकि हम इस मेटल को डिपॉजिट करने जा रहे हैं, और वंस अगेन स्टील आपका कैथोड ही रहेगा। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। इसी तरह अगर हम क्रोमियम की बात करें तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि स्टील तो आपका कैथोड ही रहेगा, लेकिन इस केस में क्रोमियम आपका एनोड बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्रोजन क्या होती है और वो मेथड देखते हैं कि जिसके जरिए क्रोजन से बचा जा सकता है। तो क्रोजन हम आम लफ्जों में, अगर सादा लफ्जों में कहें तो हम कह सकते हैं क्रोजन जंग लगने को। जंग किसी मेटल पे होता है तो हम कह सकते हैं आयरन की क्रोजन हो सकती है, एल्यूमिनियम की क्रोजन हो सकती है। और क्रोजन की एक कंडीशन है, आपके पास एयर यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर का होना जरूरी है। ये दोनों रिएक्टेंट मिलके ही क्रोजन कॉज करते हैं। अगर आपके पास एयर है और मॉइस्चर नहीं है
तब भी क्रूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास मॉइस्चर है और एयर नहीं है तब भी आपकी क्रूजन नहीं होगी। यानी दोनों का साइमल्टेनियसली होना जरूरी है किसी भी मेटल को कोरोड होने के लिए। तो सबसे पहले हम रस्टिंग यानी क्रोजन ऑफ आयरन को देखते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम आयरन की बात करते हैं सो आयरन का वो एरिया जहां पे मॉइस्चर की अमाउंट ज़्यादा होगी वो एज एनोड वर्क करेगा। वहां पे आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयरन आयन में कन्वर्ट होंगे। और वो एरिया आयरन की मेटल का जहां पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो एरिया आपका एज ए कैथोड वर्क करेगा। अब आयरन मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड और अपने आप को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट होगा Fe2O3.XH2O जिसको हम रस्ट का नाम देते हैं। सो इस तरीके से आयरन पे रस्टिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्रोजन सिर्फ आयरन तक ही महदूद नहीं है। क्रोजन एल्यूमिनियम की भी हो सकती है और बहुत से डिफरेंट मेटल्स की भी हो सकती है। अगर हम क्रोजन एल्यूमिनियम की बात करें तो आप देखेंगे आपके जहन में आएगा एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है तो एल्यूमिनियम की क्रोजन तो आयरन से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक इनसॉल्युबल लेयर बना देता है। यही इनसॉल्युबल लेयर फर्दर क्रोजन से प्रिवेंट करती है और यही वजह है कि आयरन के मुकाबले में एल्यूमिनियम को ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टील के बर्तन बनाने के लिए या एरोप्लेन बनाने के लिए या कार्स में एल्यूमिनियम मेटल को यूज़ किया जाता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि वो मेथड जिनसे क्रोजन से बचा जा सके। तो इसमें 3 मेथड्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं जिसमें कोटिंग विद पेंट, अलॉइंग एंड कोटिंग विद थिन लेयर कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोटिंग विद पेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पेंट जहाँ पे किसी मेटल को खूबसूरत बनाता है वहाँ पे वो उसको जंग लगने से भी बचाता है। और पेंट एक चीप सा केमिकल है जो कि आसानी से किसी भी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम अलॉइंग की बात करें तो अलॉइंग का मतलब एक मेटल का मिक्सचर दूसरे मेटल के साथ होता है और अलॉइंग का पर्पस भी यही होता है, जैसे स्टील को आपने अलॉय कर दिया क्रोमियम के साथ, जिंक के साथ और टिन के साथ, तो ये स्टील अब स्टेनलेस स्टील कहलाएगा क्योंकि स्टेनलेस स्टील में अब क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो कि उसको फर्दर क्रोजन से बचाएगी। सो होपफुली आपको अलॉय का मकसद भी क्लियर हो गया होगा। फाइनली हम बात करते हैं कोटिंग विद थिन लेयर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वही प्रोसेस है जिसमें टिनिंग आता है, गैल्वेनाइजिंग आता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है। टिनिंग का मतलब टिन की लेयर डिपॉजिट करना, गैल्वेनाइजिंग मतलब जिंक की लेयर डिपॉजिट करना और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल की लेयर पे डिपॉजिट कर देना। फाइनली हम बात करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन की। तो याद रखें, कैथोडिक प्रोटेक्शन वो प्रोसेस होगा जिसमें आप किसी भी मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं अगर आप उस मेटल को कैथोड बना लें। कैथोड कैसे बनाया जा सकता है? बहुत सिंपल है कि आप इसको कनेक्ट कर दें एक ऐसी मेटल के साथ जो कि ज़्यादा तेज़ी से यानी ज़्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस मेटल पे होगी ऑक्सीडेशन और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाता है एनोड। ऑब्वियस बात है कि जिस मेटल को आपने बचाना है जो कि कनेक्ट हुई हुई होगी वो आपका बन जाएगा कैथोड। सो अब देखिए एक्चुअली जंग यानी क्रोजन आयरन की कैसे हो रही थी। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था यानी वो बना हुआ था एनोड यानी उसकी हो रही थी ऑक्सीडेशन। तो हमने सारे सिस्टम को ही रिवर्स कर दिया। हमने यहाँ पे आयरन को कैथोड बना लिया। अब आयरन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, अब आयरन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो ऑब्वियस बात है अब आयरन की क्रोजन से बचा जा सकता है और यही मेथड अंडरग्राउंड पाइप्स एंड टैंक्स को क्रोजन से बचाने के लिए यूज होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 की समरी को एंड करते हैं। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk, signing off.